जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में जो है 100% आपको देखने को मिलेंगे ये सभी क्वेश्चन। और बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिए हुए हैं। तो याद रख लीजिएगा, ये दिए हुए हैं किसने, तो जेम्स आउट ट्रम व डब्ल्यू टेलर दिए हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, एनी बेसेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, भाग 9 के ए होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भाग 9 के ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए बताएंगे आप कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है। तो ये हो जाएंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गोदावरी नदी को। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलिया के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। चलिए बताइए, तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई मृत्यु हुई। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे जफर खां। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, जफर खां की मृत्यु हुई। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। चलिए बताइए, तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी जो है यहाँ पे बंदर हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, बंदर होगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण किसने करवाया था। चलिए बताइए, तो कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण किसने करवाया था। तो याद रख लीजिएगा, इनका निर्माण करवाए हुए थे किसने, तो आप याद रखेंगे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। बताइए, तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये आपके बेतवा नदी पे स्थित है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, बेतवा नदी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है।
चलिए बताइए, तो नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल में आपके गेहूं जो ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गेहूं नहीं होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? चलिए बताएंगे आप कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे हथकरघे के विकास से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हथकरघे के विकास से। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके हैं? चलिए बताइए, तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रख लीजिएगा, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, राष्ट्रपति के पास। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं, यह किस मुगल शासक ने कहा है? चलिए बताएंगे कि जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं, यह किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये कहे गए थे जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, जहांगीर कहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि रेशम यहाँ पे बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेखों से मिलती है? तो ये मिलते हैं आपके दसपुरा शिलालेख से। ऑप्शन बी सही जवाब है, दसपुर शिलालेख से होगा। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी को नील उत्पादन किसानों की दुर्दशा को देखते हुए हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि महात्मा गांधी को नील उत्पादन किसानों की दुर्दशा को देखते हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये आमंत्रण दिए थे आपके राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राजकुमार शुक्ल होगा। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि जिस ताप पर कोई द्रव्य उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है। तो जिस ताप पर कोई द्रव्य उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है यहाँ पे क्वथनांक। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्वथनांक कहलाता है। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि सबसे कम तरंगे दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगे दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो सबसे कम आपको पता है कि बैगनी में होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे बैगनी में। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए बताएंगे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये हो जाएंगे आपके नर्मदा नदी पे स्थित। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, नर्मदा नदी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? चलिए बताएंगे आप कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे सेंडल पीक। ऑप्शन सी सही जवाब है, सेंडल पीक हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के ओर बहती है? तो व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो याद रख लीजिएगा, ये बहते हैं अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इनके लिए तो 47 है। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, 47 होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा जो ये विघटित हो जाती है। तो राज्यसभा जो ये विघटित हो जाती है, तो आप सभी लोग को पता है कि राज्यसभा विघटित हो सकता है या नहीं? तो आप बताएंगे कि राज्यसभा को जो है कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं आप।
ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। राज्यसभा कभी भी गठित नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदस्य होता है, इसलिए इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा ग्राही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा सत्याग्रही कौन चुना गया? तो दूसरा चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि शेर ए पंजाब केसरी किसका उपनाम है? चलिए बताइए, तो शेर ए पंजाब केसरी किसका उपनाम हो जाएगा? तो शेर ए पंजाब केसरी जो हो जाएगा ये आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय जी के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाला लाजपत राय। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए हैं? चलिए बताएंगे आप कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए हैं। तो आप याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइने ब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं क्या? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है ये किया गया था। तो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब किया गया था? तो ये अधिनियम किए गए थे आपके 1974 में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 1974 में। अगला प्रश्न दिया गया कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? चलिए बताएंगे आप कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति जो है आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आरबीआई होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। चलिए बताएंगे आप कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे लगा रहे हैं, तो सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बताइए, तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा, वह हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाब्रू स्तंभ होगा। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? चलिए बताएंगे आप कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो याद रख लीजिएगा, ये भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एलपीजी का मुख्य घटक है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से एलपीजी का जो मुख्य घटक होगा ये आपका ब्यूटेन होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, ब्यूटेन होगा, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न थे, ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।